बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 22 जून है और बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ हज़ारा केस के हवाले से। गुज़श्ता जो 24 घंटे थे उसमें आपने दो वीडियोस देखी होंगी। एक तो अली काज़मी साहब की 26 मिनट की वीडियो है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तफसीली वीलॉग किया है अपने, उसके ऊपर मुझे भी भेजा था, सब तकरीबन लोगों को उन्होंने भेजा था और मैंने भी देखा है वो। और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और वो इल्ज़ामात जो उनके ऊपर लगाए गए थे उसका उन्होंने बाकायदा बड़ा तफसीली जवाब दिया है विद प्रूफ्स। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें भी दिखाई, उन्होंने बेफाम भी दिखाया, उन्होंने सर पे कुरान रखा, उन्होंने अपने अकेले होने का भी कसम खाई कि मैं, मेरा कोई बहन नहीं है, मेरा DHA में जो प्लॉट है वो मेरे नाम पे है। सब जो इल्ज़ामात उनके ऊपर, उनकी फ़ैमिली के ऊपर लगाए गए थे यूट्यूबर की तरफ से, उसका उन्होंने बाकायदा तौर पे जवाब दिया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी आप भी मेरे बच्चों की तरह हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मैटर को छोड़ दो और पर्सनल मामलात के ऊपर बात ना करो और बाकी चीज़ें रिपोर्ट करो। उन्होंने एक बाकायदा वीलॉग किया और उसके मुकाबले में फिर उस यूट्यूबर ने एक वीलॉग किया और उसमें भी उस यूट्यूबर ने भी बाकायदा तौर पे कलाम पाक, कुरान पाक को सामने हाथ में पकड़ के उसने भी कुछ बातें की हैं, कुछ एतराफ़ात किए हैं, कुछ चीज़ें की हैं, वो सारी आप देख चुके होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो मैंने दोनों वीडियोस देखी हैं, जो मुझे उनसे पता चला है, जो मैंने एनालाइज़ किया है और जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगा कि कौन सी गलती उस यूट्यूबर से हुई है ये वीडियो करने में। एक तो ये आपको बताऊँगा, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कल समाअत है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये समाअत कल है, कॉज लिस्ट पे आ गई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस क्यों उठाया है, कि उतने जल्दी टेकअप किया है? कानूनी माहिरीन जो है उनसे जितनी मेरी बात हुई है आज की इस वीडियो में वो भी आपके सामने रखूँगा। मेरे ख्याल से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दी टेकअप क्यों किया है। मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई और मैंने मेरा एक ही क्वेश्चन था उनसे और मैंने उनसे पूछा कि ये देखें, दुआ हज़ारा की एप्लीकेशन केस की डाली गई उनके वालिद की तरफ से। पहले एक एप्लीकेशन जुमे वाले दिन और आज एक एप्लीकेशन दी गई और उसकी काज लिस्ट जारी होके एक हफ़्ते से कम वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में पाइल अप है केसेस, तो क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस इतने जल्दी उठा लिया है? तो इसके ऊपर जो जवाब था वो बड़ा हैरानकुन था। मेरी 2-3 जो बैरिस्टर दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के वकील हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार देखें, सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स को आसानी से या ऐसे अमूमन उठाता नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाना बाकायदा तौर पे और 3 रुकनी बेंच बनाना ये भी बड़ा हैरानकुन है। सुप्रीम कोर्ट का सिंगल भी कोई जज सुन सकता था, 2 रुकनी भी बच सकता था, लेकिन 3 रुकनी बेंच बनाना और फिर साथ साथ इस केस को टेकअप करना, इस चीज़ की बाकायदा तौर पर गवाही है या इस चीज़ के साबित करता है कि एक ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, बहुत अहमियत का हामिल केस समझा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 2, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि जी ये जितने भी मामला 2000 केस वाला है ये इतना सादा मामला नहीं है और कहीं इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स हुए हैं जिनको निशानदेही की गई है दरख्वास्त की सूरत में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, वो इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है उसके 100% सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन इतना जल्दी टेकअप करने का मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2000 केस को इस काबिल समझा है, उसकी अहमियत को, उसको इतना अहम समझा है कि 3 रुकनी बेंच भी बन गया और विद इन वीक उसकी समाअत भी हो गई। वरना सुप्रीम कोर्ट के आगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर उन सब चीज़ों को एक साइड पे करके अगर कल इसकी समाअत लगाई गई है तो ये बहुत ही जो है इसका एक बेहतर मतलब समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसको इम्पोर्टेंस दे के उठा। और साथ साथ जितने भी वकील दोस्त हैं उन्होंने यही कहा है कि उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट, नादरा के डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मामलात जो है जिनके ऊपर क्वेश्चंस थे उनके जवाबात सुप्रीम कोर्ट जो है इन समाअतों में इंशाअल्लाह वो उसके हवाले से प्रॉपर उसके हवाले से जो है वो छानबीन होगी और इसको कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब इंशाअल्लाह कल जो समाअत होगी वो इंशाअल्लाह कल पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या होता है। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे मैटर की तरफ। दूसरा मैटर है जी अली काज़मी साहब की वो वीडियो, 26 मिनट की वीडियो। अली काज़मी साहब ने उसमें बड़ी तफसील से बात की। अली काज़मी साहब ने ये वीडियो क्यों की डिपेंड करता है, ज़ाहिर बात है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको ये ठीक लगा होगा। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ लोग उनसे इंटरव्यू करते हैं तो उनको ये ठीक लगा होगा कि उनको ये वीडियो एक बना के डालनी चाहिए। ज़ाहिर है बाज़ मामलात ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरी बात हुई अली काज़मी साहब की फ़ैमिली से भी, तो उनका ये समझना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका जवाब देना फिर ज़रूरी हो जाता होता है, क्योंकि उन चीज़ों को इतना
मतलब उसको बाकायदगी से इतना वो कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है कि वो जो आपका काज होता है उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं किसी भी सूरत में। इंटरव्यू आया दुआ का या फिर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए अली काज़मी के ऊपर, उनकी पर्सनल, जिस पे मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि पर्सनल ये दुआ ज़ारा का केस है, ये अली काज़मी का केस नहीं है, दुआ ज़ारा का केस है। तो दुआ ज़ारा के केस पे बात होनी चाहिए। अली काज़मी कौन है, अली काज़मी क्या था, अली काज़मी ने कैसे शादी की, अली काज़मी का भाई कौन है, उसका दुआ का मामू जो है उसने भाग के शादी की, दुआ की मुमानी कौन है, ये सारे नहीं होने चाहिए थे डिस्कस। मैं कल की वीडियो में कह चुका हूँ। अली काज़मी ने यह ज़रूरी समझा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनका मेन काज है दुआ ज़ारा वाला केस, उससे तवज्जो हटाने के लिए या उन चीज़ों को साइड लाइन करने के लिए या उन चीज़ों पर असरअंदाज होने के लिए, उनके केस पर असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा, उन्होंने एक वीडियो बनाई। वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ किया, वो आपने सारा देख लिया होगा, तो मैं मेरे ख्याल से उसको मज़ीद तफसील में नहीं जाता हूँ। और उन्होंने उससे बाकायदा क्लियरेंस दी, बड़ी बहुत ज़ाहिर बात है, ये इंसान आसानी से नहीं करता होता कि अपनी शादी की तस्वीरें, अपनी शादी की वीडियोज़, अपनी बहनों को, माओं को, सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है उनका, वो दिखाना और फिर चीज़ों के प्रूफ देना कि देखें बेफाम है। फिर कुरान सर पे रखना कोई आसान काम नहीं होता। मतलब ये बंदा उस वक्त करता होता है जब खुदा न खास्ता उसके पास और कोई ऑप्शन ना हो अपनी बेगुनाही साबित करने का। कुरान सर पे रखना और फिर उनका ये बताना कि जी मैं कुरान सर पे रख रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे इधर ही मौत आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और कोई सेंसेस वाला मुसलमान आकिल बालिग जो ये समझता हो कि कुरान की क्या वैल्यू है, वो इतना आसानी से ये काम नहीं कर सकता होता, माँ सिवाय उसके कि उसको इस बात का पुख्ता यकीन हो कि वो सच बोल रहा है, वरना इतना आसान नहीं है। अब किसी से भी आप कह रहे हैं कि जी आप कुरान सर पे रख के ये बात करें, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो कभी भी नहीं रखेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। अब उसके बाद एक और यूट्यूबर जिनके हवाले से अली काज़मी साहब ने जो है बात की थी, उसने भी जवाब देना लाजमी समझा और उसने जवाब दिया और उसने ये बताया कि जी मेरा क्योंकि असैसिनेशन, करैक्टर असैसिनेशन की गई थी और मुझे जो बातें थी वो अली काज़मी की फ़ैमिली से पता चल रही थी और दुआ ने जो बातें की हैं वो मैंने दुआ को नहीं बताई थी, दुआ ने ख़ुद की हैं। इंटरव्यू भी दुआ ने मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैं, सारी बात है, पहले दिन से उनके उसमें व्लॉग्स कर रही थी और बहुत सारा कुछ उसने भी पूरा एक जो है, और उसमें एक चीज़ थी कि उसने कुरान हाथ में रखा हुआ था और दोनों तरफ ये कुरान पाक जो है ये बीच में आया हुआ था। अब जो है सच झूठ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया गया और अल्लाह ताला इसको बेहतर वो कर सकते हैं सच्चे और झूठे हिसाब से। बट ये है कि दोनों तरफ से ये कहा गया है कि जी अब इसमें गलतियां कहाँ हुई। जो यूट्यूबर ने कुरान पाक जो है हाथ में पकड़ा, पूरा आप उनका व्लॉग देखें, मैंने भी देखा, मैं भी यूट्यूब करता हूँ, मैं सहाफ़त, प्रैक्टिकल सहाफ़त में हूँ पिछले 18 साल से और प्रैक्टिकल सहाफ़त कर रहा हूँ। मतलब मैं चैनल्स के साथ और डिफरेंट अखबारों के साथ और काम करता रहा हूँ। बहरहाल जी सहाफ़ी जो होता है ना, उसका कोई पर्सनल मैंडेट नहीं होता। सहाफ़ी कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होता। मैं ये पहले दिन से अपने व्लॉग्स में भी कह रहा हूँ और इस हवाले से बात भी कर रहा हूँ। सहाफ़ी का ये काम नहीं होता कि सहाफ़ी को कोई कहे कि जी आप गंदे हैं, आप गलत हैं और सहाफ़ी उसके ख़िलाफ़ ख़बरें देना शुरू कर दे। ये सहाफ़त नहीं होती, ये पर्सनल इशू होता है। और इसी चीज़ का जो है बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया गया उस यूट्यूबर की तरफ से और बताया गया है कि क्योंकि मेरी प्रैक्टिस असैसिनेशन की गई थी, क्योंकि ये चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जो है वो मामला मेरी ज़ात की तरफ आ गया था। अली काज़मी व्हाट्सएप ग्रुप्स में चीज़ें शेयर हो रही थी, मेरी अल्टर्ड पिक्चर्स वो की गई थी। तो इस मामले पे भाई ये तो आपने इतराफ़ कर लिया कि ये वाला मामला आपका सहाफ़त नहीं था बल्कि आपका पर्सनल मसला था। पर्सनल मसला इसलिए था कि आप पर्सनल हो गए थे और फिर आपने ये सोच लिया कि आप पर्सनल होते हुए ये नहीं देख रहे कि किसी की इज़्ज़त, किसी की ज़िल्लत, किसी की ज़िंदगी, किसी का क्या मामला है। एक वो केस जो अलग एक केस है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा था, दुआ ज़ारा का केस, उस दुआ ज़ारा के केस से अपनी पूरी तवज्जो हटा के, पूरी तवज्जो जो है वो अली काज़मी के ऊपर, अली काज़मी की फ़ैमिली के ऊपर, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, कितने बहन भाई हैं, बाप कौन था, नहीं था, माजी में किसके पैसे देने थे, कहाँ से पैसे लिए थे। ये मामलात हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि अली काज़मी की फ़ैमिली, दावा ये किया गया कि अली काज़मी की फ़ैमिली में से, तो भाई अली काज़मी की फ़ैमिली में अली काज़मी के कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे अली काज़मी की नहीं बनती होंगी। हर फैमिली में होते हैं, मेरी फैमिली में भी, दूसरों की फैमिली में भी होते हैं। तो उन लोगों ने अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर उसको क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी था। फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अली काज़मी की करैक्टर असैसिनेशन, उसकी वाइफ सैयदादी है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन, बेटी तो जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है और उसमें बाकायदा हिस्सा डाला है सबने, उसकी फ़ैमिली की, उसके मामू की करैक्टर असैसिनेशन, उसकी मुमानी पता नहीं वो बेचारी कहाँ जॉब करती थी, यहाँ वो के आई और उसने शादी की और हो सकता है उनकी शादी वो ठीक हो,
उनकी करैक्टर असैसिनेशन, फिर मैं ये बता दूंगी, मुझे तो वो बातें भी पता हैं जो मैंने फ़िल्टर की हैं। तो भाई ये सहाफ़त नहीं, ये पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ बाकायदा तौर पे इस कुरान पकड़े हुआ जो विलाग किया गया उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आई। सो ये चीज़ बाकायदा एस्टेब्लिश हो गई कि आपका ज़ाती मुखासमत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, जिससे आपने बाकायदा कहा कि जी आइंदा मैं ये मामला खुदा पे छोड़ के पीछे हट रही हूँ, मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। उम्मीद भी मैं ये करता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इनडायरेक्टली कहता हूँ, नाम तो नहीं लेता होता, बट मैं ये कहता रहा हूँ कि जी आप इस तरह मत करें, आप प्लीज़ केस के ऊपर फोकस रहें, केस के वाले से आप इंटरव्यूज़ भी करें और सब कुछ करें, आपका हक़ है, आप कर रहे हैं। बट ये है कि आपने ये किया कि जी एक तो बाकायदा ये कहा कि जी ठीक है मैं नहीं करूँगी, अच्छी बात, ज़बरदस्त, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आप वाकई उस पे हैं। और दूसरा ये कि जी आपने ये तस्लीम कर लिया कि ये आपकी ज़ाती मसला था, आप कोई उसको उस तरह रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। आइंदा उम्मीद है इंशाअल्लाह आप जो है वो पर्सनल इसको मसला नहीं समझेंगे और इसको दुआ ज़ारा के केस को लेकर, दुआ ज़ारा की चीज़ें जितनी चल रही हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये है वो है, दुआ का इंटरव्यू करें अगर करना चाहें तो, और बहुत सारी चीज़ें, शबीर का भी करें, जिसका भी करें, लेकिन जो चीज़ें केस के ऊपर है उनके ऊपर फोकस करेंगे। और बाकी जो ज़ाती ज़िंदगी है कि क्या मामला था, बाप माँ बेटा भाई मामू मुमानी, इन मामलात को छोड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल से कमेंट्स आपके विलाग के नीचे मैंने भी पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, तो लोग जो है वो चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते होते हैं और लोगों को समझ आ रही होती है कि कौन क्या कुछ कर रहा है। बहरहाल ये मेरा अपना एनालिसिस था इस विलाग के ऊपर। बाकी आप लोग अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का आमिर नासिर, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।